नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करती हूँ। आज हम अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के 4th मॉड्यूल पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन, समावेशन की राजनीति के अंतर्गत उसके 4th सब यूनिट एफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया पर चर्चा करेंगे, यानी भारत में सकारात्मक कार्यवाही। इस मॉड्यूल में अब तक हम लोगों ने सबसे पहले ये समझा कि समावेशन की राजनीति क्या होती है, उसका संकल्पनात्मक दृष्टिकोण को समझते हुए हम आगे किस प्रकार से भारत में दलित आंदोलन ने अपने को मुखर रूप से दलित अस्मिता को आगे लाने में किस प्रकार से योगदान दिया है, इसको हमने समझने का प्रयास किया। तत्पश्चात हमने भारत में जाति, राजनीति एवं आरक्षण के बीच के अंतक्रिया और उसके प्रभावों का विश्लेषण किए हैं, और आज हम इसके एक और महत्वपूर्ण आयाम जो कि समावेशन की राजनीति से जुड़ा हुआ है, सकारात्मक कार्यवाही पर चर्चा करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने इस व्याख्यान को 4 भागों में बांटा है। सर्वप्रथम हम लोग सकारात्मक कार्यवाही की संकल्पना को समझते हुए इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात न्याय और सामाजिक रूप से अलाभकारी स्थिति में होना किसे कहते हैं, इस पर विचार मंथन करेंगे। तत्पश्चात भारत में सकारात्मक कार्यवाही के अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है, इसको समझेंगे। और अंततः जो भारत में सकारात्मक कार्यवाहियां अपनाई गई है और इसकी क्या सीमाएं हैं, उस पर विचार करेंगे। जब हम सकारात्मक कार्यवाही की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो विषय है, ये हमारे अध्ययन के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों की जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक रूप से लोगों के भीतर आई जागरूकता है, इन सब का ही परिणाम का बोध कराता है। क्योंकि ऐसी नीतियों पर सरकार, समाज, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और जो दमित वर्ग है वो भी बल दे रहा है कि सरकार को ऐसी नीति, ऐसी रणनीतियां निर्मित करनी होगी जिससे कि जो समाज में समावेशन की प्रक्रिया है उसको मजबूती से लागू किया जा सके और जो वर्ग समाज के हाशिए पर खड़े हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो समावेशन के अंतर्गत न केवल सकारात्मक कार्यवाही को अपनाया जाता है, बल्कि अनिवार्य रूप से जो आरक्षण की प्रणाली है इसको भी अपनाया गया है। तो जिस प्रकार से प्रजातंत्र का लगातार प्रसार हो रहा है, अलग अलग देश प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाते चले गए डिकोलोनाइजेशन के प्रोसेस के बाद, उसके बाद से ये चेतना स्वतः ही विकसित हुई कि प्रजातांत्रिक समाजों के भीतर प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है वहां पर कोई भी एक जो समूह है वो कहीं से भी राजनीतिक शक्ति या फिर प्रशासन की पूरी प्रक्रिया पर अपना आधिपत्य न स्थापित करे, और इसी आधिपत्य को दूर करने के लिए ही इस प्रकार के जो समावेशन की राजनीति के अंतर्गत जो है अलग अलग जो वंचित समुदाय हैं उनको मुख्य धारा पर से साथ जोड़ने पर बल दिया जाता है। तो ये जो चेतना लोगों में जागृत हुई, तो इससे ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ जो कि लोगों के विभिन्न समुदाय के, यानी व्यक्ति एवं समुदाय दोनों के जो हित है, उनकी जो आवश्यकता है, उन पर ध्यान दिया जाने लगा। खासकर जो आपके लिंग के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो कुछ वर्ग थे, जो दमित थे, जो शोषित थे, और आपके एथनिक बैकग्राउंड के आधार पर, नस्ली आधार पर, तो उनको जो है समाज में उनको उचित स्थान दिलाने के लिए उनके साथ समतामूलक व्यवहार, उनके साथ उचित व्यवहार के साथ एक राजनीतिक स्थिरता का माहौल कैसे निर्मित किया जाए, ये एक बहुत बड़ा जो विचारणीय प्रश्न बन के हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के समक्ष उभरा। और आज का जो नेतृत्व है वो उस समावेशन की पॉलिसी को अपनाते हुए इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करने पर फोकस कर रही है। तो अब जब इंक्लूजन की बात हो रही है, इसका मतलब क्योंकि एक लंबे समय तक एक्सक्लूजन हुआ है और यही एक्सक्लूजन होने की वजह से उनके साथ हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पास्ट इनजस्टिस है, उसी का भरपाई
करने के लिए ही हम इस तरह की पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन है, जिसको एनी फिलिप्स भी कहती हैं कि दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस। यानी हमारे विद्यमान होने के, हमारे अस्तित्व की राजनीति होनी चाहिए कि हाँ, हम विद्यमान हैं, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम समाज के भले ही एक पगदलित वर्ग हैं, लेकिन हमें भी मुख्य धारा में आने का पूरा अधिकार है। और इसी संदर्भ को अमर्त्य सेन ने भी अपने सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में स्पष्ट करते हुए बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार समाज में कई प्रकार से, कई आयामों में हमें सोशल एक्सक्लूजन देखने को मिलता है, कि लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, मेन जो आपके एपरेटस ऑफ पावर है वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया है। इसके लिए उन्होंने कई अलग अलग सिचुएशंस के बीच में डिस्टिंग्विश किया है, उनको अलग अलग तरीके से बताया है। जैसे कुछ लोगों को जानबूझकर इसलिए अलग रखा जाता है ताकि वो जो है आपके सिस्टम के बेनिफिट्स को प्राप्त ना कर सके। ये है आपका अनफेवरेबल एक्सक्लूजन, यानी इस प्रकार का जो बहिष्करण है ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जानबूझ के ही कुछ व्यक्तियों को सिस्टम के पूरी तरह बाहर रखा जाता है। दूसरी तरफ ऐसा है कि कुछ लोगों को जो है इंक्लूड तो किया जाता है, लेकिन इंक्लूड करके भी अनफेवरेबल टर्म्स में। जैसे महिलाएं जो है वो प्रधान तो बन रही है, लेकिन पता चला उनके पति जो है पूरे जो उनका कार्य संभाल रहे हैं, तो यहाँ पे अनफेवरेबल इंक्लूजन है। उनको समावेशित तो कर लिया गया, लेकिन वो उनके फेवर में नहीं है, उनको सशक्त करने के लिए नहीं किया गया। साथ ही आगे अमर्त्य सेन इसको और डिफरेंशिएट करते हुए कहते हैं कि कुछ एक्टिव एक्सक्लूजन होता है, कुछ पैसिव एक्सक्लूजन होता है। यानी सक्रिय रूप से जब हम कार्य करते हैं किसी समूह का, तो इसमें जो है एक्सक्लूजन में डेलिबरेटली जो है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन किया जाता है, यानी भेदभाव मूलक नीतियां थोपी जाती है, भेदभाव मूलक नीतियों के माध्यम से समाज में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता है। तो वो जो है आपका एक तरह से एक्टिव एक्सक्लूजन के अंतर्गत आता है। और वही जो पैसिव एक्सक्लूजन होता है, यानी थोड़ा निष्क्रिय रूप से जो बहिष्करण होता है, इसके थ्रू कई सोशल प्रोसेसेस होते हैं, उसके माध्यम से लोगों को बहिष्कृत किया जाता है। जैसे कि जाति व्यवस्था, ऐसे तो इसमें नहीं समझ में आएगा कि कैसे लोगों को उन्होंने बहिष्कार किया, एक सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम ने कहीं ना कहीं जो है एक निष्क्रिय तरीके से, बहुत ही वायलेंट फॉर्म में नहीं, लेकिन समाज के एक बड़े तबके को बहिष्कृत किया है। अब बात करते हैं आपके जो न्याय है और सामाजिक रूप से जो एक अभाव की स्थिति है, इन दोनों के बीच के जो कोरिलेशन है को हम समझते हैं। क्योंकि जब हम समाज को कहते हैं कि एक न्यायप्रिय समाज है, हाँ, उसके लिए आवश्यक क्या है कि वो, अगर उस समाज में असमानता व्याप्त है, अगर कुछ व्यक्ति जो है अलाभकारी स्थिति में है, तो जब उन अन्यायपूर्ण स्थिति में है, जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा, तो हम किसी समाज को न्याय पर आधारित समाज नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि जो ऐतिहासिक रूप से कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ है, कुछ वर्गों के साथ अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, उन अन्यायों का प्रतिकार करना। और जो ऐतिहासिक रूप से जब भी हम कहते हैं अन्याय की बात, तो उसका जो जड़ है वो हमें जाति व्यवस्था में देखने को मिलती है, जो कि पद सोपान पर आधारित है, फिक्स उसके व्यवसाय हैं, जिसकी चर्चा हम लोग इसके पहले के मॉड्यूल में भी कर चुके हैं कि अंत जातीय उसमें विवाह होता है, उसी जाति के भीतर होता है, और कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसके आधार पर आप एक सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, और यही सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन किया जाता है अलग अलग कास्ट ग्रुप के बीच में, और इसी से आप एक ग्रुप को जो है एक इंफीरियर कंडीशन में एक ग्रुप पहुंच जाता है। तो इस तरह की जो इनइक्वालिटीज जन्म लेती है, असमानताएं समाज में पैदा होती है, तो ये असमानता शक्ति की संरचनाओं में देखने को मिलता है, संपत्ति के स्तर पर भी होता है, और साथ ही व्यक्ति की परिस्थिति में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ओवरऑल ये पूरे भारत की जो जातिगत जो एक पदसोपान की व्यवस्था है, ये उसी को परिलक्षित करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस प्रकार की जो समस्या है हम उसको चिन्हित करें, हम उसको समझें। और ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का जो सामाजिक अन्याय है केवल हमारे देश में हो रहा है, आपको पूरे विश्व में इस तरह की कई जो व्यवहार है अन्य देशों में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे इसी प्रकार का कास्ट इंजस्टिस जो है हम दूसरे देशों में रेशियल इंजस्टिस के रूप में, प्रजातीय अन्याय के रूप में देख सकते हैं। जैसे अफ्रीकन अमेरिकन को जिस प्रकार का व्यवहार अमेरिका में मिला, तो वो प्रजातीय अन्याय का उदाहरण है। तो
जो जब भी हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की संकल्पना का उद्देश्य ही है कि हम इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनका उचित रूप से उत्तर देने का प्रयास करें। और इसके लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि हमें इनको कंपनसेट करना होगा, हमें जो अन्याय किया गया है उस अन्याय की भरपाई करने की कोशिश करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो ये विचार है, जो ये आइडिया है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी का, तो इसको अगर हम डीपली समझने की कोशिश करें, क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब सभी व्यक्ति को बराबर का अधिकार दे देना, कि जो बराबर है उनके साथ बराबरी का व्यवहार करना और जो कमजोर है उसको वरीयता देना? तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो इस संदर्भ में आपका लिंडन बी जॉनसन, जो कि आपके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी आपकी फॉर्मल लीगल इक्वालिटी को तो इंप्लीमेंट करती है, पर क्या उन्होंने अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को बताते हुए बताया, तो क्या ये सफिशिएंट है कि हम एक औपचारिक और एक कानूनी नीति बना देंगे? तो क्या ये हमारे अश्वेत जो एक बड़ा सा समुदाय है उनको हम न्याय दिला देंगे केवल नीति बनाकर? तो फिर वो आगे कहते हैं कि अगर आप देखें वास्तविक परिस्थिति में, तो यू डू नॉट टेक ए पर्सन हु फॉर इयर्स हैव बीन हॉबिल्ड बाय चेन्स एंड लिबरेट हिम। तो आप किसी व्यक्ति को इस प्रकार अचानक से लेकर, जो कि वर्षों तक जो है चेन में बंधा हुआ था, कि उसको आप स्वतंत्र कर देंगे और फिर उसको स्टार्टिंग लाइन में ले जाएंगे रेस के, एक प्रजाति के, और फिर कहेंगे कि अब लो तुम फ्री हो, तुम कंपटीशन करो, बाकी सारे लोगों के साथ तुम कंपटीशन करो, और उसके बाद हम अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, हाँ अब तो हमने पूरी तरह से उचित व्यवहार किया है। अब तो ये पर्याप्त नहीं है, हम इस तरह से अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो हमने क्या किया कि सिर्फ गेट खोल दिया। तो क्या अपॉर्चुनिटी का, अवसर का केवल द्वार खोल देने से ही सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं है। वो आगे कहते हैं कि सिर्फ अवसर का द्वार खोल देना पर्याप्त नहीं है, वो सारे जो नागरिक है उनके पास ये क्षमता भी तो होनी चाहिए कि वो उस गेट के द्वारा चल सके, मतलब उस गेट से होके वो चल सके, गुजर सके, वो क्षमता भी तो उनके बीच में होनी चाहिए। तो यहीं से बात आती है कि जब भी हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की, यानी समान अवसर की, तो इस विचार का उद्देश्य क्या है कि एक तरफ तो ये जो आपका लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहता है कि आप जो हमारा जो कंपटीशन का स्तर है या जहां पर हमें प्रतियोगिता करनी है वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वहां सबको जो है बराबरी का मौका मिलना चाहिए, किसी को वंचित नहीं रखना चाहिए। और दूसरा कि जो भी आपके औपचारिक रूप से परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को इस प्रकार से सृजित करना चाहिए कि ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी क्षमता है उसका सर्वोत्तम रूप से विकास कर सके, उसके पास वो कंडीशन हो। कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं हो और उसको अचानक से आईएएस के एग्जाम में बैठा दिया जाए तो वो नहीं दे सकता है। उस अवसर को देने से पहले उसको किताबें देनी होगी, उसको पहले तो साक्षर बनाना होगा। तो इसी चीज को इन्होंने बताने का प्रयास किया। अब हम लोग जो अफर्मेटिव एक्शन है इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो अफर्मेटिव एक्शन है ये एक बहुत ही बृहद संकल्पना है, और अगर हम आरक्षण से काफी ज्यादा ये बृहद है, क्योंकि ये जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय को सृजित करने का प्रयास किया जाता है विभिन्न समूहों के लिए। और जबकि आरक्षण की अगर हम बात करें, ये तो केवल एक आपका संस्थागत एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से कुछ वर्गों को जो है बेनिफिट दिया जाता है। तो आपके अफर्मेटिव एक्शन में राज्य की वो सारी जो वरीयता मूलक प्रिफरेंशियल पॉलिसीज आ जाएगी जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए राज्य बनाती है। और मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य होता है, जो संरचनात्मक असमानताएं व्याप्त है, यानी स्ट्रक्चर ही ऑलरेडी ऐसा है, सिस्टम ही ऐसा है जहां पे पहले से असमानता व्याप्त है। आप पता चला एक कॉमन पर्सन गया है, पूरे इंग्लिश में उसको रूल्स रेगुलेशंस बताया जा रहा है, उस व्यक्ति को इंग्लिश पता ही नहीं है, तो उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में न्याय मिल सकता है? तो इस प्रकार के जब संरचना में ही प्रॉब्लम है, और वहां पर अगर अलग अलग ग्रुप के सोसाइटी के लोग जो अगर आप जाते हैं
तो उनको कैसे न्याय मिल सकता है? तो उसको ठीक करना ये एक पहला उद्देश्य है। दूसरा, अगर हम इसको सकारात्मक तरीके से समझने का प्रयास करें तो ये एक ऐसे विचार को जन्म देने का कोशिश करता है जो कि उचित व्यवहार करने की बात करता है, विशेषकर उस वंचित वर्ग के प्रति, उन वंचित समूहों के प्रति जिनके साथ एक लंबे समय तक अन्याय हुआ है। और जो अन्याय हुआ है, जो असमानता उनका उन्हें झेलना पड़ा है, उसके बदले में कुछ आपके टेम्पररी रूप से जो है, जो आपकी बहुत ही सीमित संसाधन है, सीमित वस्तुएं हैं, उसको पुनः वितरित किया जाए और इस प्रकार से वितरण किया जाए कि अब उनके साथ जो है और आगे जो है अन्याय ना हो सके। तो जब हम सकारात्मक कार्यवाही को एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में डिफाइन करना चाहे तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्मल एफर्ट to provide increased employment and educational opportunities for underrepresented and disadvantaged groups at a level sufficient to overcome past patterns of discrimination and present structural। तो यहाँ आपके सकारात्मक कार्यवाही को इस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है कि ये एक औपचारिक प्रयास है जिसके माध्यम से जो रोजगार के अवसर है उसमें वृद्धि की जाती है, आपकी शैक्षिक जो अवसर है उसमें वृद्धि की जाती है और विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जो कि समाज का एक वंचित समूह है और इस लेवल तक उनको ये सुविधाएं दी जाती है ताकि भूतकाल में उनके साथ जिस प्रकार का भेदभाव किया गया है वो उससे उबर सके, वो उससे बाहर निकल सके और साथ ही जो वर्तमान में जो संरचनात्मक असमानताएं व्याप्त है उनको भी ये जूझ सके और उसके माध्यम से वो समाज के मुख्य धारा में आ सके। तो जो आपकी प्रेफरेंशियल पॉलिसी होती है, वरीयतामूलक नीति होती है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं एफर्मेटिव एक्शन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, एक उसको और मजबूती की जाती है और उसके स्थान पर कहीं कहीं जो है इस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट करने पर बल दिया जाता है। और इसको अगर हम बृहद स्तर में देखें तो इसमें वो सारे मतलब मैकेनिज्म्स आ जाएंगे जिसके माध्यम से हम उचित व्यवस्था करना चाहते हैं। राजनीतिक रूप से जो है हम कई समूहों की मांगों को समाहित करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ विशिष्ट समूह है, कुछ विशिष्ट टेरिटरी में रहते हैं, उनकी अपनी कुछ मांग है, उसको भी हम समाहित करने का कोशिश करते हैं राजनीतिक दृष्टि में। जैसे इसमें आप राजनीतिक रूप से भी लोगों को सेटिस्फाई करने का, विशेषकर कोई डोमिनेंट अगर निजातीय एथनिक ग्रुप है, मेजोरिटी है, उसको भी सेटिस्फाई करने की इसमें कोशिश की जाती है जब हम प्रेफरेंशियल पॉलिसी की बात करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम आसामीज के लिए आसाम की बात करते हैं तो ये प्रेफरेंशियल पॉलिसी का पार्ट है जिसमें हम एक डोमिनेंट एथनिक ग्रुप को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग कौन कौन से स्वरूप है आपके सकारात्मक कार्यवाही के। एक स्वरूप ये है जो बताता है कि हमें कुछ सकारात्मक जो है कुछ प्रक्रिया अपनानी चाहिए, विशेषकर जो नियोक्ता है एम्प्लॉयर से उनको, ताकि वो इंश्योर कर सके जो कैंडिडेट्स का उन्होंने पूल तैयार किया है, एक पूरी लिस्ट सूची तैयार की है, उसमें उन एक बड़े ग्रुप का जो है रिप्रेजेंटेशन हो सके। और साथ ही अगर किसी कैंडिडेट को रिक्रूट करने का, भर्ती होने का मौका मिलता है, एक सिस्टम में, एक ऑफिस में जब आप नौकरियों में भर्तियां करते हैं, नियुक्तियां करते हैं, तो उसमें जो डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके भी चांसेस बढ़ जाए कि उनको भी अवसर मिल सके। तो ऐसी पॉलिसीज के को ध्यान में रखते हुए जब एम्प्लॉयर अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा तो वो जो है आपका पहले फॉर्म का एफर्मेटिव एक्शन होगा। फिर दूसरा जो इसका सेकेंड फॉर्म है, इसमें ऐसी रणनीतियां अपनाई जाती है जिससे कि आवश्यक जो कौशल है, स्किल्स है, वो टारगेट ग्रुप्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि अधिक से अधिक उस ग्रुप के जो सदस्य हैं वो जॉब के जो कंपटीशन होते हैं उसमें सक्सेसफुल हो सके। तीसरा और सबसे जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है अफर्मेटिव एक्शन का, ये कोटा, जो कि पहले से कोटा निर्धारित रहता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप से इतने लोगों को लिया जाएगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का हो। तो हमारा जो सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस प्रकार के किसी भी विश्लेषण का, तो वो शुरू होगा इसी बात से कि सकारात्मक कार्यवाही का मतलब है हमें पूरी तरह से भेदभाव का जो है वो निराकरण करना होगा। अब बात करते हैं भारत में जो सकारात्मक कार्यवाही की जो स्थितियों की पर दृष्टिपात करें तो जो दलित हैं वो लगभग हमारे यहाँ 16.5% जो है आपकी पॉपुलेशन की जो है
वो दलित कम्युनिटी कंस्टिट्यूट करती है और उनकी जो कंडीशन है बहुत ही कमजोर है। और कुछ जो अध्ययन है वो भी इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अगर हम उनके साक्षरता का दर देखें तो साक्षरता दर भी जो है आपके नेशनल एवरेज से काफी शॉर्ट पड़ता है, 36% है, जबकि अगर हम जनरल रेट देखें तो वो लगभग 55% के आसपास रहता है या उससे अधिक होता है। तो जो वास्ट मेजोरिटी है आपकी दलित की, और उनमें से 80% जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और उसमें से 50% ऐसे हैं जो कि भूमिहीन कृषक श्रमिक की तरह काम करते हैं। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने इस बात के जितने भी सदस्य थे उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि वो ऐसे सकारात्मक कार्यवाहियों की नीति तैयार करे जिससे कि जो दलित है इन लोगों की स्थिति को जो है इंप्रूव करने के लिए कोशिश किया जा सके। तो संविधान में इसके लिए प्रावधान बनाए गए, जैसे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, फिर 16 क्लॉज 4, 46, 330, 332, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये आपका पूरे अफर्मेटिव एक्शन का अगर संविधान में कहीं जड़ देखेंगे तो पूरा जड़ जो है यही सारे क्लॉजेस हैं जो आपके समानता से लेकर आपके जॉब अपॉर्चुनिटी से लेके उनके रिप्रेजेंटेशन से लेके सारे नॉर्म्स में समानता को ध्यान में रखते हुए भी जो स्पेशल प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी, इस बात पर बल दिया गया। फिर जो 335 आर्टिकल है ये स्पष्ट रूप से क्लेम करता है कि जो SC STs है उनके लिए फेडरल सेंट्रल लेवल पर और आपके प्रांतीय जॉबों में जो है उनको प्रॉपर कंसीडरेशन में लिया जाएगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भाई प्रशासन की जो दक्षता है उसको भी बनाए रखते हुए उनको अधिक से अधिक चांसेस प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। तो 3 प्रकार के जो प्रेफरेंसेस है, वरीयताएं हैं जिसको कि संविधान मान्यता प्रदान करता है। सबसे पहला तो आता है आपका आरक्षण, जिसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें विशेष जो प्रतिनिधित्व का अधिकार जो है वो SC STs को दिया जाता है और इसके लिए उनके विधानमंडल में उनके लिए सीट आरक्षित की जाती है। दूसरा जो है कोटा निर्धारित किया जाता है सरकारी नौकरियों में और शैक्षिक संस्थानों में। दूसरा जो प्रेफरेंस का सिस्टम है उसमें कुछ प्रेफरेंसेस जो है कुछ फ्यू ग्रुप्स को टारगेट किया जाता है, जैसे SCs है, STs है, वुमेन है, उनके लिए विशेष प्रावधान बनाए जाते हैं। कुछ उनको उनके जो खर्चे हैं उसमें माफी दी जाती है, कुछ सेवाओं में उनको सुविधा दी जाती है, कुछ स्कीम्स उनके लिए चलाए जाते हैं, स्कॉलरशिप के प्रोग्राम जैसे राजीव गांधी फेलोशिप हो गया, फिर कुछ अनुदान, उनको लोन लेने में सुविधा, भूमि का आवंटन उनको करना, उनकी स्वास्थ्य संबंधी सुविधा का ध्यान रखना और साथ ही उनको जो कानूनी सहायता प्रदान करना। इस प्रकार से प्रेफरेंस जो है टारगेट ग्रुप को देने की कोशिश की जाती है। साथ ही आपका जो थर्ड कैटेगरी है इसमें जो प्रेफरेंसेस होता है वो एक विशेष प्रकार के स्पेशल प्रोटेक्शन का फॉर्म लेता है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को सेफगार्ड करने की कोशिश की जाती है एक्सप्लॉयटेशन से, उनका अगर किसी प्रकार का शोषण हो रहा है, जैसे आपकी बंधुआ मजदूरी पर प्रोहिबिशन लगाया जाता है। आर्टिकल 23, 24 को आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं कि इसको जो है अपराध घोषित किया गया कि आप बॉन्डेड लेबर वाली प्रैक्टिसेस नहीं होगी, जो पहले हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम में सामंती व्यवस्था में बहुत अधिक प्रचार में था। तो संविधान ने कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने की कोशिश की है, एक फॉर्मल जो औपचारिक जो समानता की व्यवस्था है यानी जनरल जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है, और साथ ही सब्सटेंटिव इक्वालिटी जो सार मूलक समानता की, समानता सिर्फ थियोरिटिकल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली वो सोसाइटी में विजिबल होना चाहिए। और ये सारे जो डिस्कोर्सेस है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इक्वल आउटकम अप्रोच, कि जो हमारा जो आउटकम है, हमारा जो परिणाम है उसमें जो समानता का दृष्टिकोण आ रहा है कि नहीं, समान परिणाम मूलक दृष्टिकोण के साथ जब हम देखेंगे और इन सारे जो प्रपोजल आएंगे उन प्रपोजलों पर विचार करेंगे कि हाँ किस प्रकार का अफर्मेटिव एक्शन का प्रपोजल आ रहा है, कैसे फेयरनेस के साथ हम इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट जब इसके लिए एकदम डिटरमाइंड होगी तो निश्चित रूप से हम इस क्षेत्र में जो है और बेटर पॉलिसीज ला सकते हैं। अब हम इनकी सीमाओं की बात करते हैं कि सकारात्मक कार्यवाही की अपनी कुछ सीमाएं भी है, इसकी आलोचना भी की गई है। जैसे आलोचक मानते हैं कि ये एक तरह से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है,
एकदम ऑपोजिट रूप से भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि राज्य जो है एक तरह से वो अन्याय करता है, क्योंकि वो मॉरली तो अपने आप को रिलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, पास्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसके अगेंस्ट में हम उस ग्रुप को जो है अभी आप जो है वरीयता दे रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो राज्य वरीयता दे रहा है वो तो आज प्रेजेंट के टाइम में फिर किसी के साथ इनजस्टिस कर रहा है। तो क्रिटिक्स ने इसको स्पेसिफाई करते हुए बताया कि ये तो एक नैरो पर्सपेक्टिव हो जाता है, बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण जो है इक्वलिटी का अडॉप्ट करते हैं कि ठीक है, पहले आपके साथ अन्याय हुआ तो आपको जो अगर हमें उसकी भरपाई करना है तो आज हम कुछ लोगों के साथ अन्याय करके आप उसकी भरपाई कर देते हैं, तो ये सही नहीं है। दूसरी तरफ बहुत सारे आलोचक जो है वो समानता को बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण से लेते हैं और वो पूरे मार्केट लॉजिक के अंतर्गत बताने का प्रयास करते हैं कि जो मेरिट है वो मेरिट के साथ इस प्रकार के केसेस को अगर हम ध्यान देने लगेंगे तो कहीं ना कहीं जो है फिर किसको क्या प्राप्त हो पाएगा। हम मेरिट के साथ समझौता तो नहीं कर रहे हैं। अब यह बात आती है कि जो मेरिट है, ये योग्यता का जो प्रश्न है, इसमें कौन कौन सी बातें आती है। इसमें आपकी इंटेलेक्ट आ जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, जो कौशल हो जाएंगे, जो स्किल्स की बात हो जाएगी, दक्षता की बात हो जाएगी, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति बिना किसी सहायता के सिर्फ अपनी क्षमता से जो है वो अपनी योग्यता को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो क्या इसका कोई सेट पैटर्न है, सेट क्राइटेरिया है जो हर समाज यूनिवर्सली अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता है? क्या कुछ ऐसे यूनिवर्सल सेट नॉर्म्स है? नहीं है। और साथ ही सभी समाजों में हम देखेंगे कि कोई ऐसा जो है कोई न्यूट्रल वे नहीं है, एकदम बिना किसी भेदभाव का ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से हम तय कर ले कि हाँ, इसको हम मेरिट का क्राइटेरिया मानते हैं। तो कुछ ना कुछ इसमें जो है आर्बिट्रीनेस, एक तरह से निरंकुशता अपनाई जाती है। कुछ डिस्क्रिप्शन के समय ऐसे विवरण दिए जाते हैं जो कि जो जिस भी समाज में विद्यमान जो वर्चस्व वाली संस्कृति होती है, जो मानक होते हैं, वही शेप करती है, वही तय करती है कि उस सोसाइटी में मेरिट के क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें आएंगी। आगे जो एक और क्रिटिसिज्म इसका किया जाता है कि जो एफर्मेटिव एक्शंस है, इससे जो सोशल कॉस्ट है, आपका एक खर्चा जो है बढ़ेगा इस प्रकार की नीतियों को लागू करने का। ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ये आवश्यक भी है इस प्रकार के खर्च को होना। फिर एक और जो चिंता जाहिर की जाती है कि इस प्रकार के ग्रुप जो बेनिफिट प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं उस ग्रुप का जो ग्रुप ऑलरेडी बेनिफिट प्राप्त कर रहा है उसी ग्रुप को ज्यादा मिलता है। यानी उस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप में से जो ग्रुप ज्यादा जागरूक है, ज्यादा जानकार है और वो काफी बेटर ऑफ पोजीशन में है, काफी अच्छे से अपनी लाइफ में काफी वेल सेटल्ड है, वही ग्रुप जो है, वही व्यक्ति जो है फर्दर अपने परिवार के लिए इस प्रकार की पॉलिसीज को लेता है। तो इस आर्गुमेंट का क्रक्स ये है कि डेजिग्नेटेड जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, चाहे वो एससी है, एसटी है या ओबीसी है, वो कोई होमोजेनस ग्रुप तो है नहीं, एक ग्रुप तो है नहीं, उसमें भी कई सारे लेयर्स है। तो इसलिए ये बहुत एसेंशियल हो जाता है कि जो आर्थिक रूप से जो अच्छी स्थिति में आते हैं, यानी उस पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप में जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है, उनको कटघरे में रखना होगा, उनको चिन्हित करना होगा और उनको बाहर निकालना होगा। इसलिए जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को उस ग्रुप से बाहर निकालना होगा, उनको बेनिफिशियरी क्लास में नहीं रखना चाहिए। अब इसको जब हम सम अप करेंगे तो क्या पाते हैं कि भारत में एक बड़ी समस्या यह है कि हमने कास्ट सेंसस जो है, जातिगत जनगणना 1931 के बाद से नहीं करवाया है। तो इसलिए हमारे पास तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो पीरियडिकली या एक व्यापक रूप से इस चीज को मॉनिटर करे कि जो भी हमने आज तक वितरणात्मक जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का वितरण की जो स्ट्रेटेजी हमने अपनाई है वो कहां तक प्रभावी रहा है, या फिर एफर्मेटिव एक्शन के जितने पॉलिसीज हुए हैं वो कितने सफल रहे हैं। तो हमारे पास ये कोई ऐसा अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी या स्ट्रेटेजी नहीं रही है जिसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। तो आशा है अभी जो जातिगत जनगणना पर बात चल रही है अभी हाल फिलहाल, तो इससे जो है हम इस प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर दूसरा एक जो आलोचना की जाती है कि इस प्रकार की पॉलिसी से उस पर्टिकुलर समूह का भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो एक स्टिग्मेटाइजेशन के प्रोसेस के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों में एक तरह से जो बेनिफिशियरी है वो भी अपने आप को जो इंफीरियर समझने की कोशिश करेंगे।
ये एक तर्क दिया जाता है कि वो अपने आप को अपाहिज समझने का प्रयास लगेंगे अगर इस तरह से वो बेनिफिट लेते रहे। लेकिन इस तर्क को काटने के लिए हमारे पास पर्याप्त ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से जो है आपके दलित वर्ग जो है वो काफी सशक्त हुआ है। तो हमें आवश्यकता किस बात की है कि हमारे पास ऐसे सच्चे नेतृत्व हो जो कि राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध होकर ये जिम्मेदारी ले कि आपके जो भूतकाल में जिन वर्गों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय का प्रतिकार करते हुए उन वर्गों को जो है उचित रूप से समान जो अवसर है वो प्राप्त हो सके, इसके लिए एक तत्परता के साथ जो है कार्य करने की आवश्यकता है। ये आपके लिए गतिविधि प्रश्न है। इसमें आपको बताना होगा कि जो अफर्मेटिव एक्शन है, क्या इसको इस आधार पर हम सही ठहरा सकते हैं कि इससे जो है आपका जो है एक अधिक न्याय पर आधारित समाज भविष्य में निर्मित हो सकता है। आप इस पर अपने विचार जो है ये लिखिएगा होमवर्क में, और साथ ही इस प्रश्न पर विचार करिएगा कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पर कुछ लोग जो है सकारात्मक कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग उसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बीच में आप कैसे मध्यस्थता स्थापित कर सकते हैं, इस पर आपके क्या तर्क होंगे वो भी आप जरूर लिखिएगा। ये आपके लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है जिसके माध्यम से आप इस विषय को और अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।